नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह चौहान आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस खजाना में। मैं माफ़ी चाहता हूं कि बहुत दिन से आप लोग को वीडियो अपलोड उपलब्ध नहीं करवा सका, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम में मैं इतना बिजी हो गया था कि टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल। और उसके बाद भी 2-4 दिन ऐसा हुआ कि मैं घर पे नहीं रहा, इसलिए नहीं बना पाया। लेकिन अब एक भी दिन मिस नहीं होगा और सिर्फ वही टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और बिल्कुल अच्छे से पूरा कवर हो जाएगा, कम टाइमिंग में पूरा डिटेल में कवर होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे और आज सैटरडे है, लेकिन इस वीक तक अगले संडे तक पूरा हिस्ट्री चलेगा। एक वीक पूरा हिस्ट्री, एक पूरा पॉलिटी, एक ज्योग्राफी, एक साइंस, ऐसे करके चलते रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता लिखा है, लेकिन आप लोग सोचे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता भी लिख सकते थे, है ना, सिंधु सभ्यता भी लिखते थे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज हम लिखे हैं, नामकरण। उसमें हम सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता लिखे हैं, आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता की, किस चीज की खोज की बात करेंगे, है कि नहीं। जैसे किसी चीज की बात करते हो कि इसका खोज सबसे पहले किसने किया, कैसे हुआ, क्या हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, हम लोग इससे के खोज से पहले वैदिक सभ्यता को इससे पुराना मानते थे, सबसे मतलब पौराणिक जो है सभ्यता मानते थे, वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, सबसे पहले कहाँ से इसका क्या नाम हुआ, कैसे उजागर हुआ सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। देखिए सबसे पहले मैं नाम लिखा है, मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया है, चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ये एक कह सकते हैं अंग्रेज ही थे, जो पाकिस्तान दौरा पर आए थे 1828 में। कब आए थे? 1828 में। नाम है चार्ल्स मैसन, याद रखिएगा। पहले ही क्वेश्चन पूछता है, अगर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हड़प्पा सभ्यता से, तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, मेंस में भी हो सकता है, पूछ देता होगा कि आपको फंसाने के लिए कि सिंधु सभ्यता के बारे में या उसके सबसे पहले खोज अगर सबसे पहले पूछेगा सर्वप्रथम और ऑप्शन में चार्ल्स मैसन रहेगा, तो आपको चार्ल्स मैसन टिक करना है। क्यों, वो अभी बताते हैं। 1828 में जब पाकिस्तान दौरा पर आए तो खुदाई करवाए कुछ चीज का, ठीक है, कुछ काम पड़ा होगा। तो उसमें क्या हुआ कि इनको एक लगा कि कोई सभ्यता है इसके अंदर, लेकिन इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अरे कुछ होगा ऐसे ही, ईटा पत्थर है कि नहीं। आजकल भी हम देखते हैं, रियासत देखते हैं, कहीं नीचे ईटा मिलता तो बताए कहीं होगा, तो वैसे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो चार्ल्स मैसन 1828 हम लोग को याद रखना होगा। सर्वप्रथम पूछेगा खोज में सिंधु घाटी सभ्यता की, और ऑप्शन में अगर चार्ल्स मैसन रहेगा तो ठीक करना है, 100% सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नाम आता है बर्टन बंधु, लिखा हुआ है मैंने बर्टन बंधु। बर्टन मतलब सरनेम होता है, जैसे मेरा अभय सिंह चौहान है ना, तो सरनेम बर्टन बंधु, जिसका एक का नाम था जेम्स बर्टन और दूसरे वाले का नाम था विलियम बर्टन। 1856 में कराची से लाहौर तक, कराची यहाँ पर है, लाहौर तक रेलवे लाइन बिछ रहा था, ठीक है, दोनों बिछा रहा था, इंजीनियर था दोनों। रेलवे लाइन कराची से लाहौर तक, कहाँ, कब की बात है? 1856 की बात है, ठीक है, 1856 की बात है। बर्टन बंधु, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। तो इन लोग जब कराची से लाहौर के बीच में जब रेलवे लाइन बना रहा था ना, तो इन लोग को क्या हुआ, जब खुदाई किया था ना लाइन बनाने के लिए, तो ईंटा मिला नीचे इन लोग को, सिंधु घाटी का ईंटा, है ना। तो ईंटा मिला तो उससे क्या हो गया कि उसे इन लोग बिछाना शुरू कर दिया पटरी के ऊपर, है ना, ईंटा बिछाना शुरू कर दिया। लेकिन इन लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया, इन लोगों को इतना पता चल गया कि हाँ कोई सभ्यता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इन लोगों का मेन काम क्या मिला था, रेलवे लाइन बिछाने का। तो काम कर रहा था अपना। बर्टन बंधु 1856, एक का नाम था जेम्स बर्टन, दूसरा का नाम था विलियम बर्टन, ठीक है। चलिए उसके बाद लेकिन कहा जाएगा कि सबसे पहले उसके बारे में खुदाई किसने शुरू करवाई, सिंधु सभ्यता को जानने के लिए खुदाई किसने करवाई कि यहाँ पर अगर कोई सभ्यता है तो कौन सी सभ्यता थी, और कोई सभ्यता थी यहाँ पर तो कौन सी सभ्यता थी, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी था। तो उसमें सबसे पहले कि आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा इनका और पढ़ा होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। टाइमिंग है इनका 1853 से 1856। क्या टाइमिंग है? 1853 से 1856। अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 1856 इन्होंने खुदाई करवाई, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो सके। सर्वप्रथम अगर सबसे पहले पूछेगा खोज का नाम, खोज में पूछेगा, अभी नीचे तक बता दें, उसके बाद नीचे तक बताते हैं, उसके बाद ये भी बताएंगे कि कैसे
तो आंसर करना है कौन सा क्वेश्चन पर कौन सा आंसर टिक होगा अभी बताते चलेंगे साथ में, ठीक है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, अब फोन में पीडीएफ में पढ़ाने आता नहीं हमको, पीडीएफ में सोचे पीडीएफ में मैं क्वेश्चन आंसर कराने से बढ़िया है इसको ही समझाते हैं और साथ में क्वेश्चन खुद ही से क्रिएट कर लिए जाए, ठीक है। अगर कभी हो गया डिजिटल बोर्ड तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, एक चैप्टर पढ़ाएंगे और साथ में करते चलेंगे ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हुए फ्यूचर की बात है, उसको फ्यूचर में छोड़ते हैं अभी फिलहाल। अब देखते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम का टाइमिंग था 1853 से 1856, लेकिन पूर्ण रूप से अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो सफल नहीं हो सके। तो उसके बाद आप लोगों ने नाम सबसे अच्छे से सुना होगा जॉन मार्शल, इनके बारे में भी पढ़ा होगा। जॉन मार्शल इनके क्या है पुरातात्विक खोज के जो थे अध्यक्ष, तो जॉन मार्शल के टाइम में 1921 में खोजा गया क्या, दयाराम साहनी के ये में नेतृत्व पूछेगा तो जॉन मार्शल, और दयाराम साहनी ने किसका खोज किया था, हड़प्पा का। सर्वप्रथम खोज हुआ था हड़प्पा का, सबसे पहले खोज हुआ था हड़प्पा का। यहाँ से भी नामकरण का हड़प्पा सभ्यता क्यों लिखे हैं ये भी हम बताएंगे कि अगर सिंधु सभ्यता था तो कब था, सिंधु सरस्वती सभ्यता तो क्यों पढ़ा, और हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा तो ये भी क्यों पढ़ा, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। तो दयाराम साहनी हड़प्पा और राखालदास बनर्जी आप लोगों को सबको पता है मोहनजोदड़ो है कि नहीं, मोहनजोदड़ो, चलिए मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले खोज पूछेगा, ऑप्शन में चार्ल्स मैसन रहेगा 1828 दीजिएगा, पाकिस्तान दौरा पर गए थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर सेकेंड टाइम में बर्टन बंधु इंजीनियर था, कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहा था, और उसी का एटा यूज किया 1856 की बात है। पहला का नाम था जेम्स बर्टन, दूसरा का विलियम बर्टन, तीसरा अलेक्जेंडर कनिंघम। इसने सबसे पहले कोशिश की उसके बारे में जानने के लिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने के लिए। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया 1853 से 56 के बीच, लेकिन पूर्ण रूप से ये सफल नहीं हो सका। इसके बाद जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में सबसे पहले खोज हुई दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का, और उसके बाद राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे काल पर, काल लिखा हुआ है अच्छे से लिख देते हैं इसमें, यहाँ पर बड़ा बड़ा थोड़ा काल, ठीक है। चलिए काल के बारे में पढ़ते। काल का मतलब क्या है, काल का मतलब ये कि सही काल क्या है। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनमें विवाद है हड़प्पा सभ्यता को लेकर, उसकी टाइमिंग को लेकर, ठीक है ना। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है हम लोग क्या इसको बोलते हैं, कौन सा काल बोलते हैं, क्या प्रागैतिहासिक है, आदि ऐतिहासिक है या ऐतिहासिक है। ये चीज हम लोग जब पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, उसमें हम सोचते थे आप लोग बता दें, क्योंकि प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक इन होता है, सबको पता होगा सबको इसका कैसे इस में फर्क मालूम होता है। ऐतिहासिक या इतिहास भी बोल सकते हैं डायरेक्ट। प्राग ऐतिहासिक का मतलब ये हुआ कि ना ही कोई लिखित साक्ष्य मिला है, ना ही कोई लिखित, ठीक है, और ना ही पढ़ा। जब लिखित नहीं तो पढ़ा होती प्राग ऐतिहासिक। लेकिन आधे ऐतिहासिक होती, आधे ऐतिहासिक, आध को आधा कर लीजिए। देखिए इजी, बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाता है, स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट्स है जो कंफ्यूजन में पड़ जाता है, तो एकदम ट्रिकी टाइप समझा, ध्यान से समझिएगा। प्राग ऐतिहासिक अलग अलग कीजिए, तो प्राग ऐतिहासिक अलग अलग कीजिएगा तो प्राग का पूरा ऐतिहासिक मतलब पूरा ऐतिहासिक है, पूरा पुरातन है ना, पुरातन ऐतिहासिक है, मतलब कि न लिखा गया है इसके बारे में, न लिखित मिला है, न पढ़ा जा सकता है। आध ऐतिहासिक, आध का ले लीजिए आधा ऐतिहासिक, आधा इतिहास। आधा इतिहास का मतलब क्या हुआ, आधा इतिहास का मतलब ये हुआ कि लिखल तो है गुरुजी लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, वो आधा ऐतिहासिक, आधा ऐतिहासिक। आधे ऐतिहासिक को हम लोग क्या पढ़ेंगे, आधा ऐतिहासिक, ठीक है। आधे ऐतिहासिक को हम लोग क्या पढ़ेंगे, आधा ऐतिहासिक, कि मतलब गुरुजी लिखा हुआ तो है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, आधा ऐतिहासिक। और इतिहास या ऐतिहासिक उसको बोलेंगे जो लिखा भी गया है और उसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अब काल सबसे पहले जॉन मार्शल, यहाँ पे हम बताया था इनके नेतृत्व में खोज तो हो गया, लेकिन जब तो ये टाइमिंग ही बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी टाइमिंग क्या होगी। इन्होंने टाइमिंग बताया था 3250 से बीसी से 2750 बीसी। बीसी का मतलब हम पहले ही वीडियो में इतिहास का समझाए थे, बीसी एडी ये सब करके चारों शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत ये सब भी बताए थे। तो जॉन मार्शल ने जो टाइम बताया वो बताया 3250 से बीसी से 2750, लेकिन इसमें बहुत लोगों ने इसको उतना माना नहीं, ठीक है, क्योंकि शुरुआत से ही इतिहासकारों में इस पर विवाद रहा है।
आगे आगे उसके बाद कार्बन 14 पद्धति आप सबको अच्छे से पता होगा इसके बारे में, किस चीज की ज्ञात की जाती है आयु, है ना, कार्बन 14 पद्धति। इससे डीपी अग्रवाल जो है इन्होंने बताने की कोशिश की 2300 बीसी से 1750 बीसी, ठीक है, मतलब 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। लेकिन सबसे सटीक हड़प्पा काल के टाइमिंग में जो है बहुत कंफ्यूजन आता है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन सबसे सटीक आंसर जो है आपका ये होता है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी, ये सबसे सटीक है। मतलब 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है हड़प्पा सभ्यता से यानी सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। याद रख लीजिएगा 2500 बीसी से 1750 बीसी, ठीक है। अब हम लोग नामकरण पे आ जाते हैं कि सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा, और सेकेंड में पहला इसको कर दीजिए, इसको सेकेंड कर दीजिए, इसको थर्ड कर दीजिए, कहाँ गया हड़प्पा, हड़प्पा को थर्ड कर देते हैं, ठीक है। क्यों कर देते हैं, सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा नाम सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे है ये सभ्यता, ये सभ्यता जो पूरा का पूरा सिंधु नदी के किनारे है, तो इसको नाम हो गया सिंधु सभ्यता, ठीक है। दूसरा सिंधु सरस्वती सभ्यता, सरस्वती नदी भी थी, ठीक है, तो सरस्वती नदी तो सिंधु, एक साइड में सरस्वती नदी एक साइड में सिंधु नदी, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता भी हो गया। सिंधु सभ्यता तो बता दिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता का है कहते हैं भाई, कहते हैं हड़प्पा यहाँ मोहनजोदड़ो भी है, तो मोहनजोदड़ो सभ्यता क्यों नहीं कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को मिला था लोथल, तो लोथल सभ्यता क्यों नहीं कहते हैं, है कि नहीं। फिर आपको इधर मिला धौलाधर, ये सब तो ये सब को कहा नहीं बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता ही क्यों बोलते हैं, मोहनजोदड़ो सभ्यता क्यों नहीं बोल सकते हैं, उसी में तो ये भी है कि नहीं। तो इसलिए नहीं बोल सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पहले इतिहास में ये क्लियर था कि सभ्यता में सबसे पहले जिसका नाम आएगा, जिस राज्य का, देश का, गांव का, उसी के नाम पर उसका सभ्यता पड़ जाएगा। तो सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था, मोहनजोदड़ो सबसे पहले, तो इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता हो गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा उम्मीद है। इसीलिए चैलेंज करते हैं कि हिम्मत है तो बोलकर दिखाओ, एकदम डिटेल में और कम टाइमिंग में आप सबको ये समझाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, खोज में सबसे पहले चार्ल्स मैसन 1828 में, फिर उसके बाद बर्टन बंधु आ गए, मतलब जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन 1856 में रेलवे लाइन बिछा रहे थे कराची से लाहौर तक, तो उसका ईटा यूज कर लिया, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले जब सोचा, इसको पता चला अलेक्जेंडर ग्राहम को कि वो लगता है कोई सभ्यता है, तो सबसे पहले उस पर खोज करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो ये नहीं कर पाए, पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए। 1853 से 56 काल था, तो उसके बाद जॉन मार्शल लगे, इनके नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा, राखालदास बनारसी ने मोहनजोदड़ो की बाद में खोज करी। काल जो है बताया था, जॉन मार्शल जब खोज किए थे तो 3250 से 2750 बीसी बताए थे। कार्बन 14 पद्धति के द्वारा डीपी अग्रवाल ने बताया था 2300 से 1750 ईसा पूर्व, लेकिन सबसे सटीक इसका काल जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल सही होगा। नामकरण मैंने बता दिया कि सिंधु नदी के किनारे सभ्यता तो सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती के बीच में सभ्यता तो सिंधु सरस्वती सभ्यता, और सबसे पहले जिस नगर का खोज होता था उसी के नाम से सभ्यता, इसलिए मोहनजोदड़ो सभ्यता ना होकर हड़प्पा सभ्यता। तो अगर अच्छा लगा तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए, हो गया था वहां तक क्या क्या हम लोग पढ़े थे। सिंधु घाटी सभ्यता में खोज के बाद उसका काल क्या था, उसके बाद उसका नामकरण कैसे हुआ वो, और अब हम लोग जानेंगे उद्भव के बारे में क्या साक्ष्य है और विशेषता क्या था सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, उद्भव और विशेषता तक। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि उसका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संस्कृति कैसी थी। ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर इसके पतन का कारण भी जानेंगे और कुछ सवाल भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो ठीक है, लेकिन उससे पहले उद्भव के बारे में जान लेते हैं। उद्भव के बारे में क्या बात है, विदेशी मत और स्थानीय मत, दो स्टार लगाया मैंने, मतलब कि 2 पॉइंट, विदेशी मत और स्थानीय मत, दोनों में मतभेद था उद्भव को लेकर। इसका उद्भव को लेकर, सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव को लेकर इतिहासकारों में मतभेद था। इससे विदेशी मत कहते थे कि सुमेरियन सभ्यता से जो है इसका उद्भव हुआ है। किससे? सुमेरियन सभ्यता। क्यों? क्योंकि उसी के टाइम की थी। उसमें कौन कौन सा मानने वाले हैं? मार्शल, व्हीलर, डीडी कोसाम्बी और भी लोग। मान लीजिए यहाँ पर समझिए, ये सिंधु है, ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। तो यहाँ पर जो है मेसोपोटामिया है ना,
मेसोपोटामिया। इसी को हम लोग बोलते थे सुमेरियन। मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता बोला जाता है, पता होगा आप लोग को, पढ़े होंगे, है ना, सुमेरियन सभ्यता। और यहाँ अगर आ गया नीचे तो थोड़ा सा और आ गया कैसे, तो ये हो गया मिस्र की सभ्यता, मिस्र की, ठीक है, मिस्र की सभ्यता। ऐसे लिख दो समझने के लिए, शॉर्टकट लिख देते हैं लेकिन समझ जाइए बस, मिस्र की सभ्यता। तो मतलब ये लोग का कहना है, विदेशी इतिहासकार जो है ये लोग, मतलब जैसे मार्शल हो गया, व्हीलर हो गया, डीडी कोसांबी, ये सब हो गया, ये लोगों का कहना है कि सुमेरियन सभ्यता इसके पास में था, इसलिए यहीं का लोग जाकर सिंधु घाटी सभ्यता का किया है, मतलब यही लोग इसका खोज किया है। खोज मीन्स यही लोग बनाया है, उद्भव करता है, ठीक है, उद्भव इन्हीं की वजह से हुआ है, क्योंकि एक ही जैसा आचरण था, एक ही जैसा धर्म प्रचार था, ये सब था, इसलिए इन लोग का मानना है। लेकिन अगर ज्यादातर स्थानीय इतिहासकार की बात अगर हम लोग करेंगे, या उसके साथ कुछ विदेशी इतिहासकार भी ये मानते हैं कि द्रविड़ जाति के लोग सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव के स्रोत माने जाते हैं, द्रविड़ जाति के लोग। अब कहेंगे सर, अब हम ही लिखे कि आर्य टीएस राम, आर्य के बारे में बोल दिया गया है टीएन रामचंद्र जी और लक्ष्मण स्वरूप कुशालकर, ये दो हैं आर्य के बारे में बताया है, लेकिन ये ज्यादा नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि आर्य तो वैदिक सभ्यता के उद्भवकर्ता माने जाते हैं, है कि नहीं, और वैदिक सभ्यता का काल और सिंधु घाटी का काल एक नहीं है। तो जब अगर वैदिक सभ्यता के वो उद्भवकर्ता थे तो सिंधु घाटी के नहीं होंगे, क्योंकि वैदिक सभ्यता जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मालूम है कि हम लोग के वो खेती गृहस्थी करके करते थे। और यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, व्यापार प्रधान सिंधु घाटी के बारे में, है ना। वो लोग ये मिट्टी के घर में रहते थे, लेकिन यहाँ तो भाई नगरीय सभ्यता, वो गाँव वाले टाइप रहते थे लोग, नगरीय सभ्यता है, वो ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता। तो आग तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो यही कट जाता है इन दोनों का जो है निष्कर्ष। लेकिन ज्यादातर और ज्यादा मान भी इसी को मिलता है, इसलिए बीबीआई ज्यादा मान भी इसी को मिलता है। मतलब कि राघव दास बनर्जी बोले हैं कि द्रविड़ जाति के लोग ही उद्भवकर्ता माने जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, यही से उद्भव हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, विदेशी मत में मार्शल, व्हीलर और डीडी कोसांबी ये सब क्या बोलते हैं कि सुमेरियन सभ्यता से उद्भव हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि सिंधु के बगल में था मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता कहा जाता था, उसके आगे मिस्र, मेसोपोटामिया जो है सुमेरियन सभ्यता यही जाके सिंधु में चला गया, और वहीं पर ये लोग क्या किया कि एक ही जैसा, क्यों रीजन इसका ये लोग ये देता था कि एक ही टाइप का व्यापार होता है, एक ही टाइप का आपको धर्मा प्रचार होता है, ये सब होता है इसलिए। लेकिन स्थानीय मत जो है मतलब जैसे टीएन रामचंद्र, राघव दास बनर्जी, बहुत सारे इतिहासकार और कुछ विदेशी इतिहासकार भी मानते हैं कि द्रविड़ जाति के लोगों से सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ है। लेकिन ये दो जो है भारतीय, टीएन रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप कुशालकर, इन लोगों ने आर्य को कहा, लेकिन आर्य क्यों नहीं होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भवकर्ता, मैंने बता दिया, प्रूफ किया आप सबके सामने, क्योंकि ये वैदिक सभ्यता के माने जाते हैं, तो काल दोनों का अलग अलग है ना, रहन सहन सब कुछ अलग अलग है। अब हम लोग जानेंगे विशेषता, यहाँ से हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा दिया हुआ है मैंने, सभी से क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं देख लीजिए। सबसे पहले बात आता है, दे देगा, मैंने आप लोग को पूछा भी है, इसीलिए 2 दिन पहले यूट्यूब पे जो है आप लोग को क्वेश्चन मैंने पोल बनाकर डाला था कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण थी, नगरीय थी, दोनों थी, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ नगरीय सभ्यता, अब टिक कर लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। दूसरा पूछेगा कांस्य युगीन, सीसा और टीन को मिलाकर कांस्य बनता है ना, तो वही कांसा का ज्यादा प्रयोग होता था, कांस्य धातु का, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता हो गया। नगरीय सभ्यता तो था ही, शहर वाला, नगरी मतलब शहर, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी टाइप के लोग थे। उसके बाद आदि ऐतिहासिक, देखिए आदि ऐतिहासिक काल हम आप लोग को समझाए थे अभी थोड़ी देर पहले कि प्राग ऐतिहासिक मतलब पूरा इतिहास, पुराना इतिहास, जिसमें ना लिखा हुआ है ना उसको पढ़ा जा सकता। आदि ऐतिहासिक को कैसे पढ़ना है? आधा इतिहास, आदि ऐतिहासिक आधा इतिहास, आदि ऐतिहासिक आधा इतिहास, मतलब कि आधा इतिहास का मतलब क्या हुआ कि लिखत तो मिला है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए, समझे कि नहीं। उसके बाद शांति प्रिय सभ्यता थी, कहीं भी सिंधु घाटी में रहने वाले लोगों के बारे में लड़ाई झगड़ा युद्ध कभी नहीं सुना होगा, युद्ध जंग ये सब कभी नहीं सुना होगा, इसलिए क्योंकि तभी इनको शांति प्रिय सभ्यता कहा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है, कि शांति से लोग रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, प्यार से रहते थे, है नहीं।
आजकल देखिए रूस और यूक्रेन में भी कितना प्यार है समझ रहे ना। वैसे वो लोग झगड़ा नहीं करता था, शांति प्रिय था। चलिए, और व्यापार प्रधान था। आर्य का जो मैं बता रहा था अभी, आर्य कृषि प्रधान थे, है ना, खेती गृहस्थी करते थे, लेकिन ये व्यापार प्रधान है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, व्यापार होगा तब ना नगरीय सभ्यता। तो मतलब समझ लीजिए कि जहाँ नगरीय सभ्यता रहेगा उस समय कांसा का ज्यादा प्रयोग होता है, इसलिए कांस्य युग का था आधे काल। शांति प्रिय, नगरीय और व्यापार, ये तीनों को हम लोग जोड़ते हैं थोड़ा सा। व्यापार और शांति प्रिय और नगरीय, जहां पर शांति से लोग व्यापार करके अच्छे से खुशी से प्यार से रहेंगे, वहां नगरीय यानी शहरी सभ्यता रहेगी और अच्छे से लोग जीवन यापन करेंगे, तो इसको विस्तृत सभ्यता भी बोलते थे। ये इसकी विशेषता है। नगरीय सभ्यता कांस्य युगीन आर्य ऐतिहासिक काल में है, शांति प्रिय सभ्यता है, व्यापार प्रधान है, विस्तृत सभ्यता है। और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति के बारे में आगे जानेंगे अगले वीडियो में। और इसका पतन कैसे हुआ, इसका विस्तार के बारे में पहले जानेंगे। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ऊपर उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद, है ना, पूरा में आलमगीर, उत्तर प्रदेश से पश्चिम वहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग अफगानिस्तान, है कि नहीं। तो अच्छे से बताएंगे कितना लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, क्या है, कैसे है, विस्तार के बारे में अगले वीडियो में। और इसका पतन का कारण क्या है और उसमें कैसे कैसे इतिहासकारों में मतभेद है, उस हिसाब से। और वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, तभी मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे से लाकर बिल्कुल कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप सबके लिए लाऊं और आप सबको परीक्षा में सफलता मिले। धन्यवाद।